दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान सहित कई बड़े नेताओं की मौत से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। चाइना, भारत, रशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में ये खबर कल से ही ट्रेंडिंग में है, जब से इनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि अब ईरान की गवर्नमेंट का क्या होगा। तो दोस्तों, ईरान में गवर्नमेंट का सबसे ऊंचा पद वहाँ का राष्ट्रपति नहीं होता है, वो दूसरे नंबर का पद होता है। वहाँ का सबसे ऊंचा पद सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता का होता है, जो कि है आयतुल्लाह अली खामेनेई। ये पूरी तरीके से ठीक हैं और काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं। इस पूरे मामले पर आयतुल्लाह अली खामेनेई की स्टेटमेंट्स बार बार आ रही हैं। खामेनेई ने अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर को देश का राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से नियुक्त कर दिया है और उन्हें आदेश दिया कि अगले 50 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाकर नया राष्ट्रपति चुनने में सरकार को पूरी तरीके से कॉर्पोरेट करें। साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया को स्टेटमेंट देते हुए बताया कि ईरान एज ए कंट्री पूरी तरीके से मजबूत है। उन्होंने कहा कि आज जो हमें खबर मिली है हमारे राष्ट्रपति की शहादत की, वो बहुत ज्यादा कड़वी न्यूज है। उसके लिए उन्होंने संवेदनाएं तो व्यक्त की, साथ ही ये भी बताया कि देश के किसी भी नागरिक को घबराने की जरूरत नहीं है। देश की गवर्नमेंट पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ी है, उनके साथ है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने देश के लिए बहुत ईमानदारी और मेहनत से अपने मरते दम तक काम किया। प्रेसिडेंट बनने से पहले भी वो ईरानियन गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कामों को किया करते थे और उनका जाना बहुत ज्यादा दुख की खबर है। लेकिन खामेनेई ने कहा कि हम एज ए कंट्री बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। दोस्तों, खामेनेई के लिए ये स्टेटमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि देश के दो बड़े नेता, एक तो प्रेसिडेंट, दूसरे फॉरेन मिनिस्टर और उनके साथ हेलीकॉप्टर पर मौजूद थे उनके ईस्ट अजरबैजान राज्य के गवर्नर। ऐसे बड़े लोगों की अचानक एक साथ मौत हो जाना देश के अंदर मौजूद जनता को टेंशन में डाल देती है कि क्या अब उनके देश में कोई लीडर नहीं है। साथ ही बाहर देश के दुश्मन जो मौजूद होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब ये देश अचानक से बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन जब भी किसी देश के साथ आती है तो वहाँ का जो सबसे बड़ा लीडर मौजूद होता है वो अपने देश को कमजोर पड़ने से बचाता है। और क्योंकि ईरान के सबसे बड़े लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई हैं, तो अब इस देश की पूरी जिम्मेदारी फिलहाल कुछ वक्त के लिए इन्हीं के ऊपर है, जब तक कि वो सही से इलेक्शन कराकर अपना नया राष्ट्रपति नहीं नियुक्त कर देते। हालांकि फिलहाल के लिए मोहम्मद मुखबिर को ईरान का नया राष्ट्रपति बना दिया गया है, लेकिन वो परमानेंट राष्ट्रपति रहेंगे या नहीं ये 50 दिनों के अंदर होने वाले इलेक्शन के बाद ही डिसाइड होगा। दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 5 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है और लगातार ईरान के जो भी समर्थक देश हैं, जो उसके बहुत ज्यादा करीबी देश हैं, वो सब ईरान को कंडोलेंस पेश कर रहे हैं। हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी ईरान को कंडोलेंस पेश की। इसके अलावा सऊदी अरब के किंग सलमान ने भी ईरान के अब राष्ट्रपति बन चुके मोहम्मद मुखबिर को कंडोलेंस पेश की और कहा कि हम आपके और अपनी भाई जैसी ईरान की जनता के साथ हैं और डीपेस्ट कंडोलेंस पेश कर रहे हैं और अल्लाह से आपके प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के लिए दुआ कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान को कंडोलेंस पेश की। हालांकि दोस्तों, अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों ने पर्सनल तौर पर ईरान को भी कंडोलेंस नहीं पेश किया है, क्योंकि इन देशों से ईरान के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हमने एक सच्चा दोस्त खो दिया है। सेम कुछ ऐसी स्टेटमेंट चाइना के शी जिनपिंग ने भी दी। दोस्तों, इब्राहिम रईसी की पॉलिसीज ने चाइना और ईरान को काफी ज्यादा करीब ला दिया था और चाइना की मदद से सऊदी अरब के साथ ईरान के रिलेशन वापस से रीस्टोर हो गए थे। दोस्तों, लेबनान ने भी 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है और बहुत जल्द ही शायद भारत भी 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर सकता है, क्योंकि ईरान भारत का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है। सीरिया के लीडर बशर अल असद ने और इराक ने भी इब्राहिम रईसी की मौत पर कंडोलेंस पेश किया है। इसके अलावा ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमास, हुतीज और हिजबुल्लाह ने भी ईरान के प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के बड़े लीडर्स की मौत पर कंडोलेंस पेश किया है। अब दोस्तों, आगे क्या बात की जाए मोहम्मद मुखबिर की, जो अब ईरान के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। इब्राहिम रईसी की तरह वो भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के बहुत करीबी माने जाते हैं, इतने ज्यादा करीबी कि उनके ऊपर कुछ साल के लिए यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया था, क्योंकि उनका नाम ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में आया था। हालांकि 2 साल के बाद ये सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन ने हटा दिए, इसीलिए इनका प्रेसिडेंट बनना
यूरोपियन यूनियन को कुछ खास अच्छा नहीं लगेगा। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ के राज्य ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर और बाकी बड़े लीडर्स जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, सभी की डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। और अब दोस्तों इन सभी की डेड बॉडीज को सबसे पहले तबरीज सिटी ले जाया जाएगा, जहाँ पर यह हेलीकॉप्टर आ रहा था। तबरीज सिटी में ही इन सभी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद पहला ऑफिशियल फ्यूनरल इसी शहर में होगा। इसके बाद इन सभी की बॉडीज को ईरान की कैपिटल तेहरान में ले जाया जाएगा, जहाँ पर अगला बड़ा फ्यूनरल होगा, जिसे देश के बड़े लीडर्स और जनता अटेंड करेगी। इसके बाद इन्हें मशहद शहर ले जाया जाएगा। इस शहर में ले जाने की दो वजह हैं। एक तो ये ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का होम टाउन है, दूसरा ये ईरान का बहुत ज्यादा पवित्र शहर है, क्योंकि यहाँ पर हजरत इमाम रजा की मजार मौजूद है, जो कि शिया के साथ साथ सुन्नियों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट इस्लामिक फिगर माने जाते हैं। इसीलिए इसी शहर में प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा पढ़ाई जाने और फिर यहीं दफनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों ईरान ने कहा है कि अमेरिका के लगाए हुए सैंक्शंस की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया, इसीलिए वो बिजनेसेस को दूसरे देशों के साथ आसानी से नहीं कर सकता। जो हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट को लाने ले जाने के लिए यूज किया जा रहा था, उसका नाम है बेल 212 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका में ही बनाया गया है, पर यह कई दशक पुराना है। सैंक्शंस की वजह से इस हेलीकॉप्टर के नए पार्ट्स को खरीद कर पुराने पार्ट को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि ईरान की ये दलील कुछ सही नहीं लगती है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर उसने अमेरिका से खरीदा था। अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाए थे, पर वो रशिया से भी हेलीकॉप्टर को खरीद सकता था, क्योंकि रशिया से वो ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीद रहा है। तो एक अच्छा हेलीकॉप्टर अपने राष्ट्रपति के लिए ईरान के अधिकारियों को अमेरिका के बजाय किसी दूसरे देश से एटलीस्ट खरीदना चाहिए था। इसीलिए बहुत सारे लोग इसे बहुत बड़ी लापरवाही भी बता रहे हैं। दोस्तों क्योंकि अभी ईरान में इलेक्शन का कोई टाइम नहीं था, और अचानक से इस घटना के हो जाने के बाद तुरंत इलेक्शन का होना बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, और फिलहाल कोई क्लियर कैंडिडेट नहीं दिख रहा है जो ईरान के नए राष्ट्रपति चुनाव में लड़ेगा। मोहम्मद मुखबिर को तो फिलहाल के लिए प्रेसिडेंट बना दिया गया है, पर 50 दिन के अंदर इलेक्शन होने के बाद ही परमानेंट प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, और उस चुनाव में और भी लोगों के खड़े होने की उम्मीद है। तो अब कैसे लोग इस चुनाव को लड़ते हैं और फिर जीतते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी, क्योंकि ईरान की फॉरेन पॉलिसीज में इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और लगातार उसके ऊपर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि उसने हमास का साथ दिया था इजराइल के ऊपर हमला करने में। ऐसे में पश्चिमी देश और इजराइल यही चाहेंगे कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाए जिसकी पॉलिसीज इजराइल फिलिस्तीन को लेकर इतनी ज्यादा कड़ी ना हो। दोस्तों आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं इस चैनल पर आपको जरूर बताऊंगा, इसीलिए वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।